अच्छा, आपने कहा कि 2027 को लेकर आप भी दावेदारी करेंगी रायपुर से, तो रायपुर विधानसभा को आप कितना समझती हैं? क्या समस्याएं हैं रायपुर विधानसभा की जो आपको लग रहा है कि इनका समाधान नहीं हो रहा और ये होना चाहिए? मैं पहाड़ की बेटी हूँ और मेरा जन्म भी यहीं हुआ है। मैं स्पोर्ट्स जो खैरी खादर के नाम से है, वहाँ मेरा मायके था। समस्याएं तो देखो, सड़कें ठीक नहीं है, सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, जाम है। जो आप 6 नंबर पुलिया से जाएंगे। उमेश शर्मा जब चुनाव लड़े थे कांग्रेस से तो 300 वोटों के मार्जिन से जीते थे, लेकिन जब वो बीजेपी में आए तो एकदम से वो मार्जिन बढ़ गया। प्रदेश में सबसे बड़ी जीत उस समय उन्हें मिली थी। ऐसा क्या रायपुर के कार्यकर्ताओं ने किया? अच्छा, आपने कहा कि रायपुर का जो कार्यकर्ता है वो बुद्धिजीवी भी है, वो वरिष्ठ भी है और बहुत मेहनत भी करता है, लेकिन रायपुर से ही खबर आती है कि वहाँ के लोग जो मौजूदा विधायक हैं उनसे बहुत नाराज भी हैं। देखिए, वो स्वाभाविक है। जो लोग इस पार्टी को लाने में यहाँ तक पहुँचे हैं और जिन्होंने इस पार्टी को सींचने का काम किया है, तो नाराज होना स्वाभाविक है। क्योंकि संगठन में भी आप देखो तो बहुत ज्यादा महिलाएं नहीं है। नहीं, संगठन में है महिला, हम जैसे महिलाएं भी संगठन में। आज हमारी प्रदेश नहीं, आप दीप्ति रावत को देखेंगे, दीप्ति रावत भी संगठन में है, नेहा जोशी भी संगठन में है। वो तो भाजपा में है ना, बीजेपी में नहीं, मेन बॉडी में है नेहा जोशी जी। ऐसा नहीं है कि संगठन में है हमारी। तो कितने लोग हैं? गिनती के 1-2 लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। 33% आरक्षण नहीं है। नहीं, 33% जो आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ने पूरी उसमें ध्यान दिया है और महिलाओं को दिया भी। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जनता का भरोसा जीतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर वही जनता आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि लगातार 4 बार अपना जनप्रतिनिधि चुने, तो यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, विश्वास और जनसेवा की पहचान होती है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला जनप्रतिनिधि से जिन्होंने अपनी पहचान केवल राजनीति के माध्यम से नहीं बनाई, बल्कि समाज के उन लोगों के बीच काम करके बनाई जिन्हें अक्सर सबसे ज्यादा सहयोग की जरूरत होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने से लेकर कूड़ा बीनने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने तक उन्होंने वर्षों तक सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। सेवा का यही सफर उन्हें संगठन तक लेकर गया और संगठन से जनता के बीच एक मजबूत जननेता के रूप में स्थापित किया। हम बात कर रहे हैं कमली भट्ट की। देहरादून से लगातार 4 बार पार्षद चुनी गई कमली भट्ट ने जमीनी स्तर पर संगठन के साथ काम करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने DSEMR और वर्ल्ड विजन जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर समाज के वंचित वर्गों के लिए काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया और जरूरतमंद बच्चों के भविष्य को नई दिशा देने का प्रयास किया। राजनीतिक संगठन में भी उनका सफर लगातार आगे बढ़ता रहा। वे जिला अध्यक्ष रहीं, प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी निभाई, टिहरी जिले की प्रभारी रहीं और वर्तमान में पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता होने के साथ साथ हरिद्वार की प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। संगठन और समाज दोनों क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद अब उनकी नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। रायपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारियों को लेकर उनका नाम चर्चा में है और ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल भी हैं। क्या होगी उनकी चुनावी रणनीति? रायपुर विधानसभा के विकास को लेकर उनका विजन क्या है? जनता की अपेक्षाओं को किस तरह से देखती हैं और सामाजिक सेवा से राजनीति तक के इस लंबे सफर ने उन्हें क्या सिखाया? इन्हीं सभी मुद्दों पर आज होगी एक खुली और बेबाक बातचीत क्षेत्र की बात संवाद 365 के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनिल चंदोला और आप देख रहे हैं संवाद 365 क्षेत्र की बात संवाद 365। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं कमली भट्ट। कमली भट्ट कहने को नगर निगम की पार्षद हैं, लगातार 4थी बार बद्रीश कॉलोनी से पार्षद हैं, लेकिन सामाजिक रूप से भी उतनी ही सक्रिय हैं जितनी राजनीतिक रूप से। बीजेपी संगठन में तमाम पदों को आप संभाल चुकी हैं। आज हमारे साथ हैं, आपसे बातचीत करते हैं। पहले तो स्वागत है कमली जी आपका। नमस्कार, आपके चैनल को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपना परिचय, मैंने तो दिया, लेकिन आप खुद अपना परिचय दें कि कमली भट्ट को लोग किस तरीके से जानते हैं। देखिए, मैंने ग्रास रूट से काम किया है और मैं लगातार नगर निगम से 4 बार पार्षद रही हूँ और निर्विरोध मैं वार्ड मेंबर भी रही हूँ और मैंने अपने जो क्षेत्र के लिए एक ग्रास रूट से काम किया है। प्रत्येक घर तक मैंने पहुँची हूँ, तो इसलिए एक नाम भी है। अच्छा, भाजपा संगठन में आपने बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभाई, वो क्या क्या हैं? मैंने अभी बताया कि मैं शुरू में जब मैं क्षेत्र में थी तो मैं वार्ड मेंबर रही हूँ
और जो मानसिक रूप से विकलांग बच्चे हैं उनके साथ भी मैंने काम किया है, DSCMR मैंने किया है। उसके बाद मैं वर्ल्ड विजन में मैंने 3 साल समाज के बीच में काम किया। जो रैक पिकर्स बच्चे हों, कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए हमने काम किया, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उनको एजुकेशन हमने दी है। उसके बाद मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मुझ पर भरोसा जताया और मैं मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र से, ऐसे क्षेत्र से जीत के आई हूँ जहाँ पर भाजपा का कोई जनाधार नहीं था। वहाँ से मैंने सीट निकाली है, 2 बार मैं वहाँ से पार्षद रही हूँ और फिर मुझे दूसरे वार्ड से मुझे टिकट दिया गया, जबकि मुझे वहाँ पर भी काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन वहाँ पर भी मैंने 2 बार वहाँ से सीट निकाली है। तो 4 बार की मैं लगातार पार्षद रही हूँ। पूर्व में मैं जिलाध्यक्ष रही हूँ और प्रदेश मंत्री रही हूँ, टिहरी जिले की प्रभारी रही हूँ और अभी मैं प्रवक्ता हूँ और हरिद्वार से प्रभारी हूँ। आपने कहा कि आप 2 बार उस क्षेत्र से पार्षद रही जहां पर बीजेपी का बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं था, फिर 2 बार आप नए वार्ड में आई, वहां से जीती। तो ऐसा क्या आपने किया कि 4 बार आपको जनता ने बहुत अच्छे मार्जिन से जिता के भेजा नगर निगम में? मैं जॉब भी कर सकती थी, जो मैंने DSCMR जो मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए मैंने जो ट्रेनिंग की थी और मेरी जॉब भी लग गई थी, लेकिन मेरा एक था कि मैं समाज के लिए काम करूं। तो मैंने धीरे धीरे मतलब समाज के लिए काम भी किया। जैसे शुरू में हमारे यहाँ बहुत एक नदी थी और नदी में 10-12 घर हुआ करते थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि लोगों को अवेयरनेस किया कि कूड़ा यहाँ डालना कुछ भी, बहुत प्रयास किए, लोगों के घर घर तक मैं पहुँची हूँ और लोगों का प्यार था। लोगों के जो मेरे क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने मुझे तैयार किया कि आप यहाँ से वार्ड मेंबर का चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ने की नौबत में आई, निर्विरोध मैं चुनी गई थी वहाँ से। तो इसी तरह से मुझे मातृशक्ति का, मेरे बुजुर्गों का, युवाओं का बहुत प्यार मिला कि मैं जनता के हमेशा खड़ी रहती थी, तो इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, आपने कहा कि आप 4 बार की पार्षद हैं, अब सीनियर हो गई हैं। हाँ। तो नगर निगम में बार बार ये बात होती है कि एक डिप्टी मेयर होना चाहिए। आपको लगा कभी कि डिप्टी मेयर होना चाहिए या फिर उसमें आपकी कोई भूमिका हो सकती है? देखिए, हमारे यहाँ तो संगठन सर्वोपरि है और होना चाहिए, डिप्टी मेयर होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे काम होते हैं, क्योंकि सारा भार अभी हमारे जो मेयर है उनके ऊपर रहता है। जब डिप्टी मेयर होता है तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उसको डिप्टी मेयर भी संभालता है। तो होना चाहिए, डिप्टी मेयर का चुनाव होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात कि रायपुर जो विधानसभा है वहाँ पर उमेश शर्मा काऊ लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं। इस बार क्या आपको लग रहा है 2027 को लेकर आपकी तैयारी है कुछ? बिल्कुल, मैं एक सीनियर भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते और 3 साल जो मैंने ग्रास रूट पे काम किया है, जनता के बीच में काम किया है, मैं एक वार्ड तक ही सीमित नहीं थी, मैंने पूरे प्रदेश में काम किया है। पूर्व में मैं जिला अध्यक्ष रही तो प्रत्येक मंडल में मैंने काम किए हैं, प्रत्येक बूथ पे मैंने काम किए हैं, प्रत्येक शक्ति केंद्र पे मैं गई हूँ। तो ऐसे में जनता से मेरा जुड़ाव भी हुआ है और मैं चाहती हूँ कि जो महिला आरक्षण की बात हो रही है, 33% की जो बात हो रही है, तो उसमें मेरा भी दावेदारी करने का वो बनता है। तो आप चाहती हैं कि महिला आरक्षण की अगर बीजेपी बात कर रही है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करे, पहले आप लोगों को टिकट दे महिलाओं को, क्योंकि सिर्फ एक टिकट मिला है यहाँ से महिलाओं को 10 सीटों में। देखो, हमारी सरकार ने तो पूरा प्रयास किया है। आपने सदन में, मैं भी वहाँ पर थी और उन्होंने जो प्रस्ताव किया था कि 33% आरक्षण होना चाहिए था, वो विपक्ष ने उसका विरोध किया, होने नहीं दिया। तो उसमें पूरे उत्तराखंड में, पूरे प्रदेश में इसकी नाराज़गी थी, महिलाओं का जो उन्होंने हनन किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार महिलाओं को काफ़ी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। आप देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर जो महिलाएं बन रही हैं, समूह के द्वारा बन रही हैं। अभी प्रेजेंट में देखिए कि इतने जो दायित्व दिए गए, मोस्टली उसमें महिलाओं को दिए गए हैं। तो एक हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। नहीं, सरकार तो अच्छा कर रही है, लेकिन संगठन भी करना चाहिए, क्योंकि संगठन को चाहिए कि खुद 33% आरक्षण दे के एक उदाहरण प्रस्तुत करे और विपक्ष के सामने उनको बताए कि देखो हमने दिया, आप भी दो। अब संगठन, मुझे लगता है कि संगठन जो अब 2027 में है उसमें देंगे, महिलाओं को मौका देंगे। आपको लग रहा है कि इस बार मिलेगा? मुझे पूरा विश्वास है अपने संगठन पे, क्योंकि 4-5 तो मिलते हैं हर साल, 4-5 टिकट तो मिलते हैं महिलाओं को, लेकिन वो बढ़ेंगे इस समय। मुझे उम्मीद है कि बढ़ेंगे। अच्छा, मानसून सीजन आने वाला है, आपका जो वार्ड है उसका एक बड़ा हिस्सा रिस्पना के किनारे पर है, तो उसकी क्या तैयारी है नगर निगम की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? जो बाढ़ की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसमें हम काफ़ी बार मैं झेलती हूँ, क्योंकि मेरा वार्ड उसी से लगता हुआ है। और पिछले अभी 2-3 महीने पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने एक लेटर दिया था इसी से संबंधित।
तो उस पर उन्होंने अमल किया भी है। जो आज शासन और नगर निगम की जो संयुक्त टीम द्वारा जो वहाँ पर 10 JCP लगाए गए हैं, 15 ट्रैक्टर लगे हैं, तो निरंतर उसकी सफाई हो रही है। बहुत अच्छे तरीके से नदी की सफाई हो रही है, क्योंकि आने वाला बरसात का टाइम है, उससे लोगों को फ़ायदा होगा। बरसात में फ़ायदा होगा। अच्छा, उमेश शर्मा जब चुनाव लड़े थे कांग्रेस से तो 300 वोटों के मार्जिन से जीते थे, लेकिन जब वो बीजेपी में आए तो एकदम से वो मार्जिन बढ़ गया। प्रदेश में सबसे बड़ी जीत उस समय उन्हें मिली थी। ऐसा क्या रायपुर के कार्यकर्ताओं ने किया? ये जो रायपुर सीट है वो हमारी प्योर भाजपा की सीट है, और वहाँ पर ऐसे कार्यकर्ता हैं जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्होंने इस पार्टी को सींचने का काम किया है। तो आज उन्हीं के वो बम्पर वोटों से नहीं, वो उन कार्यकर्ताओं की मेहनत, उन कार्यकर्ताओं ने जो भाजपा को वहाँ पर बनाने का काम, एक सींचने का काम किया है, उसी के ही वो परिणाम था। अच्छा, आपने कहा कि रायपुर का जो कार्यकर्ता है वो बुद्धिजीवी भी है, वो वरिष्ठ भी है और बहुत मेहनत भी करता है, लेकिन रायपुर से ही खबर आती है कि वहाँ के लोग जो मौजूदा विधायक हैं उनसे बहुत नाराज भी हैं। देखिए, वो स्वाभाविक है। जो लोग इस पार्टी को लाने में यहाँ तक पहुँचे हैं और जिन्होंने इस पार्टी को सींचने का काम किया है, तो नाराज़ होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम उनको सम्मान नहीं देंगे, उनको पूछेंगे नहीं, तो उनका नाराज़ होना संभावित है। और उन लोगों को वो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। जब मैंने कहा कि भाजपा का कोई जनाधार नहीं था, तब वो लोग काम कर रहे थे। नहीं, तो जो उमेश शर्मा की अपनी टीम है, क्या वो ओवरलैप कर रही है भाजपा के संगठन को या भाजपा के कार्यकर्ताओं को? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि भाजपा के जो भाजपा के लोग हैं वो घर बैठे हैं। अब मुझे उनका जो टीम है, जो चाहे वो कांग्रेस से आए, जब वो तब की टीम है, लेकिन ठीक है, वो अपनी टीम है, लेकिन उन लोगों को भी पूछना चाहिए जिन लोगों ने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। उसका परिणाम था। लेकिन अब आप कह रहे हो कि बहुत वरिष्ठ और बुद्धिजीवी कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनको मौका तो मिल नहीं पा रहा। मौका तो अभी भी उमेश शर्मा को मिल रहा है, तो आपको लगता है कि इस बार किसी और को मौका मिलना चाहिए? ऐसा नहीं है। मैं संगठन जो हमारा है, वो संगठन जो अंतिम छोर का व्यक्ति होता है उस पर उनकी नज़र होती है। जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उस पर भरोसा करते हैं। निश्चित रूप से वो, मुझे उम्मीद है कि इस बार भरोसा करेंगे। इस बार आपको लग रहा है कि वहाँ पर होगा? अच्छा, देहरादून में मौका कम मिल पाता है, क्योंकि देहरादून में तो वैसी मतलब पिछली बार 10 सीटों में से सिर्फ 1 महिला थी, वो भी इसलिए क्योंकि वो परिवार, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, सविता कपूर जी, इसलिए उनको टिकट मिला था। इस बार आपको लग रहा है कि 10 में से 2 या 3 सीटें ऐसी हो सकती है जिन पे महिलाएं हों? बिल्कुल, निश्चित रूप से होगा। जिस तरह से महिलाएं, आप देख रही हैं कि कोई भी चुनाव होता है, महिलाओं की अग्रणी भूमिका होती है, चाहे वो प्रचार से लेके हो, कहीं पर जनसभा से लेकर हो, कहीं किसी भी जगह आप देखेंगे तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, और महिलाएं पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो निश्चित रूप से मुझे अपनी पार्टी और संगठन पे पूरा भरोसा है कि जो आप देहरादून की जो बात कर रहे हैं उसमें एक बढ़ोतरी होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं केवल महिलाएं वोट बैंक के लिए इस्तेमाल, जैसे आप कह रहे हो कि महिलाओं की वो होती है, महिलाएं वोट लाती हैं, प्रचार करती हैं, केवल ऐसा तो नहीं उसी पे रह जाएं महिलाएं? क्योंकि संगठन में भी आप देखो तो बहुत ज़्यादा महिलाएं नहीं हैं। नहीं, संगठन में है महिला, हम जैसे महिलाएं भी संगठन में। आज हमारी प्रदेश महिला मोर्चा में आप महिलाएं दीप्ति रावत को देखेंगे, दीप्ति रावत भी संगठन में है, नेहा जोशी भी संगठन में है। वो तो भाजपा में है ना, बीजेपी में नहीं, मेन बॉडी में है नेहा जोशी जी। ऐसा नहीं है कि संगठन में है हमारी महिला। कितने लोग हैं? गिनती के 1-2 लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। 33% आरक्षण नहीं है? नहीं, 33% जो आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ने पूरी उसमें ध्यान दिया है और महिलाओं को दिया भी है। आपको लग रहा है कि मतलब धीरे धीरे सुधार हो रहा है? होगा। तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस एक जैसे हों इस मामले में? नहीं, हमारी पार्टी की जो सोच है, और मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, पूरी महिलाओं को जो सम्मान देती है, तो हमारी पार्टी हमेशा ध्यान रखती है। अच्छा, आपने कहा कि 2027 को लेकर आप भी दावेदारी करेंगी रायपुर से, तो रायपुर विधानसभा को आप कितना समझती हैं? क्या समस्याएं हैं रायपुर विधानसभा की जो आपको लग रहा है कि इनका समाधान नहीं हो रहा और ये होना चाहिए? समस्याएं तो देखो होती हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। अभी सड़कें ठीक नहीं है, सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, जाम है। जो आप ये 6 नंबर पुलिया से जाएंगे तो काफ़ी जाम से लोग जूझ रहे हैं, जाम की समस्याएं भी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उसको लेके आपको लग रहा है कि आपके लिए मुफीद है, रायपुर का कार्यकर्ता आपको स्वीकार करेगा? मैं कह रही हूँ कि महिलाओं का जो प्यार मुझे मिला है। अभी आपने जब एक महिला दिवस का कार्यक्रम था तो 5000 महिलाओं को लेकर जो महिलाओं ने वहाँ पर, मैंने उनको सम्मानित किया है। 5000 महिलाएं मेरे साथ खड़ी थी। तो मुझे पूरा विश्वास है, और विश्वास तभी होता है जब लोगों का प्यार मिलता है। लोग कहते हैं कि आप को विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं आज से नहीं हूँ, मैंने ग्रास रूट से काम किया। एक नया ऊपर से आ जाते हैं और
तो हम ग्रास रूट से काम करा है, प्रत्येक व्यक्ति नाम से भी जानता है और मेरे काम से भी जानता है। पॉलिटिकली तो आप लगातार सक्रिय हैं, सामाजिक रूप से भी अभी सक्रिय रहती हैं आप, या वो छोड़ दिया है अब? नहीं, सामाजिक रूप से भी सक्रिय हूँ। मैंने एनजीओ में भी काम किए हैं, पहले काम किया। मैंने अभी आपको बताया कि रैक पिकर्स बच्चों के साथ मैंने काम किया है। जहाँ पर भी मुझे मिलता है, महिलाओं के लिए मैंने काम किया। कोई भी महिलाएं परेशान होती तो मैं मुझ तक पहुँचती है, मैं उनका समाधान करती हूँ और हर समय मैं लोगों के लिए खड़ी हूँ। अच्छा, रायपुर का जो बड़ा इलाका है ना, पहले वो खेती के लिए बड़ा जाना जाता था, अब वहाँ पर ज़्यादातर प्लॉटिंग हो गई है, ज़्यादातर अब खेती बाड़ी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। तो वहाँ पे एक जो ज़मीनों की ठगी के मामले हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। उसको लेके क्या आपके दिमाग में कोई प्लान है कि इस तरह से होना चाहिए? क्योंकि हमारे पहाड़ के ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस इलाके में नकरौंदा, बालावाला और इस तरफ ज़मीन लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। मैं पहाड़ की बेटी हूँ और मेरा जन्म भी यहीं हुआ है। मैं स्पोर्ट्स जो खैरी खादर के नाम से है, वहाँ मेरा मायके था, और अभी रांझा वाले से लगता वही मेरा मायके है। तो मुझे सब लोग जानते हैं, और मैंने वहाँ बचपन में देखा है कि किस तरह से वहाँ पर घने जंगल थे, बहुत कम घर हुआ करते थे। जो जहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज है वो पूरा बासमती, खैरी तो बासमती के नाम से फेमस था कि बासमती वहाँ पर बहुत होती थी। और अब धीरे धीरे जो मैं भी कहूँगी कि जो बाहर के भूमाफिया हैं उनके द्वारा भी बाहर के जो लोग हैं उन्होंने ज़मीनें ली हैं, काफ़ी घर बन गए हैं। तो जो भी ऐसा कभी होगा, मैं अगर मुझे मौका मिलेगा तो उसमें मैं जरूर ध्यान। अच्छा, मलिन बस्तियाँ भी उस इलाके में बहुत हैं, रायपुर विधानसभा में, तो आपको लग रहा है ये वाला वोट बैंक, क्योंकि आपकी विचारधारा से अलग वोट बैंक है? नहीं, उससे मलिन बस्तियों से ये नहीं होता कि अगर हम 24 आवर्स लोगों के लिए काम कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो वोट देंगे। और आपने कहा कि भूमाफिया उस तरफ बहुत सक्रिय है, लेकिन सरकार तो आपकी है, विधायक आपके हैं बहुत समय से। नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं कि अगर इस तरह से कोई होता है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और वो उसमें ध्यान दे रहे हैं। लेकिन फिर वो पनपे क्यों? अगर ध्यान दिया जा रहा है तो फिर पनपना। पहले भी कांग्रेस की भी सरकार रही है, उस समय से अब आप देख रहे हैं कि बस्तियां जो बसी है, हमारे सामने ही बस्तियां बसी है, तो उस समय का भी वो है। लेकिन जो मलिन बस्तियां हैं उनको बचाने के लिए तो खुद बीजेपी की सरकार अध्यादेश लेके आई थी, आपके विधायक उनके लिए लड़ गए थे उस समय। मुझे याद है विधायक ने एक बयान दिया था कि एक भी मकान नहीं टूटने देंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर उन्हें 25-30 साल अगर हो गए हैं, पहले जो बस गए तो 25-30 साल हो गए, तो अगर उसका वो अध्यादेश लाए तो उनको कहीं बसाने का भी पुनर्वास करने की व्यवस्था होगी। रायपुर को लेके आपके दिमाग में कोई प्लान है कि रायपुर में एक मॉडल विधानसभा बनाना हो? अगर रायपुर को आप सोचें कि आज से 5 साल 10 साल बाद आप रायपुर को किस तरह से बनाना चाहती हैं या देखना चाहती हैं कि रायपुर ऐसा हो? देखिए, प्लान तो जब मुझे मौका मिलेगा, जो मेरा विज़न है, जो मेरी सोच है, मैं तभी कर पाऊँगी, क्योंकि बच्चों के लिए पार्क हैं, कई खेलने के लिए बच्चों के लिए है, खिलाड़ियों के लिए है, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है। तो मेरे प्लान है, उसको मैं तभी बता पाऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। हमसे बात की कमली भट्ट जी ने, और उन्होंने अपना एक बहुत ही विस्तृत प्लान भी रखा। उन्होंने अपनी जो राजनीतिक यात्रा है, सामाजिक यात्रा है, वो भी हमारे सामने रखी, और ये भी बताया कि 2027 के लिए वो दावेदारी कर रही हैं, और साथ साथ ये भी बताया कि अगर भाजपा संगठन वो महिला आरक्षण के मुद्दे पे आगे बढ़ता है तो उनको मौका मिलेगा, ऐसी उनको उम्मीद है। आप हमारे साथ जुड़ी इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। संवाद 365 में इस तरह की इंटरव्यू हम लगातार करते रहेंगे। आप भी अगर किसी को इस स्टूडियो में देखना चाहते हैं कि हम उनसे बैठ के बातचीत करें, तो आप अपने कमेंट हमें दे सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।